मेरी बंद पलकों पर टूटकर कोई फूल रात बिखर गया। मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद मिट गई। ना खुशी ना मलाल है, सभी का एक मान है। तेरे सुख के दिन भी गुजर गए, मेरी गम की रात भी कट गई। लिज़ा की रंधी हुई आवाज पर अरूसा और शर्जील ने मुड़कर देखा तो वो दरवाजे के दरमियान खड़ी थी। नीले दुपट्टे के हाले में उसकी सुर्ख रंगत नुमाया थी। आंसुओं से भरी डार्क ब्राउन आंखों में सुच्चे मोतियों की सी चमक थी। आपने सोच भी कैसे लिया मैं अपने बाप के कातिल से शादी करने पर रजामंद हो जाऊंगी? वो सख्त सदमे का शिकार हुई। अरूसा और शर्जील ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शर्जील उसको बाजू से थाम कर बेड तक लाया। अरूसा अपने दरमियान बैठकर गोया हुआ। तुमने हमारी बातें सुन ली हैं तो ये भी सुन लिया होगा कि हमने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी मुस्तकबिल के लिए किया है। और बेहतर मुस्तकबिल? वो बेसाख्ता उसकी बात कता करके गोया हुई। मेरा अब कोई फ्यूचर नहीं रहा भाई, मेरी अहमियत मर गई है। मैं वो नाकारा सामान बन गई हूँ जिसको कोई कबाड़िया कभी खरीदना पसंद नहीं करेगा। बावजूद जब्त के उसके आंसू बह निकले। बेहद कुर्बो आजुर्दगी थी उसके लहजे में। अरूसा ने अपने सीने से लगा लिया था। ऐसा कहकर मेरे दिल को मत दुखाओ, तुम मेरी हीर बेटी हो। तुम जैसा बाहिम्मत, बाहौसला और बाकिरदार बेटियां सदियों में पैदा होती हैं। आइंदा कभी भी ऐसा मत सोचना। तुम हमारा फख्र हो, मान हो। वो उसके आंसू साफ करती हुई बहस से समझा रही थी। मुझे बहलाने की कोशिश मत करें, मैं अपनी हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लोग क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं खूब जानती हूँ। मैं अब सिर्फ रुसवाई और जिल्लत हूँ आप लोगों के लिए, मुसीबतों परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं। बाप के जनाजे पर आई हुई औरतों की तंजिया बातें, ताया ताई और सफीर के तानों के तीरों ने उसको कई माह गुजरने के बाद भी कायल कर रखा था। उन जख्मों पर नमक उस शख्स के आए प्रपोजल ने छिड़क दिया था जिसके नाम से भी वो ढंग से वाकफ ना थी। कुछ घटिया लोगों की वजह से तुम हम सबसे मुतनफर हो गई हो। ये जरा भी मुनासिब रवैया नहीं है। लोगों को दफा करो, वो किसी हाल में खुश नहीं रहते, ना रहने देते हैं। तुम्हें सिर्फ हमारी परवाह होनी चाहिए, किसी और की नहीं। शर्जील ने उसके गाल थपथपाते हुए रसानियत से समझाया। भाई, मैं शादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं करूंगी। मर्दों पर से मेरा एतबार उठ चुका है। पप्पा, सफीर और वो शख्स, ये सब अपनी अना और जिद की सुर्ख रुई के लिए हर हद से गुजर जाने वाले मर्द हैं। मुझे उनसे नफरत है और घिन आती है ऐसे मर्दों से जो अपनी ताकत के जुम्म में खुद को फरौन समझ बैठते हैं और दूसरों की इज्जत और नाम की उनको फिक्र नहीं होती। शादी एक ना एक दिन तुम्हें करनी होगी मेरी बच्ची। ये दुनिया बड़ी जालिम है। खाली जमीन हो या तन्हा औरत, यहाँ लोग नाजायज कब्जा करना अपना हक समझते हैं। मैं एक बुरी औरत हूँ, सांस की डोर कब टूट जाए पता नहीं। शर्जील भी शादी के बाद अपनी जिंदगी में मसरूफ होकर तुम्हारे पहले जैसा ख्याल नहीं रख पाएगा। फिर तन्हा होने के बाइस नए मसाइल पैदा होते हैं जिनसे नंबर आजमा होना नामुमकिन बात है। तुम सोच लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। अरूसा समझाने की कोशिश कर रही थी। शर्जील हौसला दे रहा था मगर वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। इन तीनों के जाने के बाद उसको अजीब बेचैनी और इस्तराब ने घेर लिया था। वो मूसा को लाउंज में छोड़कर अपने कमरे में आ गया। मूसा भी उसकी जज्बाती कैफियत से बखूबी वाकिफ था। वो माँ की जिद और अना की तस्कीन की खातिर मान तो गया था मगर अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा था। जिस शख्स की दुश्मनी उसके साथ साथ मिलकर जवान हुई थी और एक मुकाम पर आकर बिला आखिर वो उस दुश्मनी को निभाने में कामयाब हो गया था, उसका दुश्मन उससे शिकस्त खाकर मौत की वादियों में खो गया था। मगर माँ के जज्बाती फैसले ने उसकी जज्बाती दुनिया तहबाला कर दी थी। वो उसके दुश्मन की बेटी को ही उसकी शरीके हयात बनाने पर कमर बस्ता हो गई थी। और वो जो फातिहा था, माँ के हाथों ही शिकस्त खाने पर मजबूर हो गया था। उसने उस वक्त उसको तन्हा छोड़ना ही बेहतर समझा। इधर वो खिजा रसीदा पत्तों की मानिद कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था किस तरह माँ के इस फैसले को कबूल करे कि एक तरफ माँ थी जिससे दूर होने का सोच भी नहीं सकता था
اور دوسری طرف وہ لڑکی جس سے قریب ہونا سبحان روح تھا۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ماں ان دروازے پر دستک دے کر پہلے ہانیہ اندر داخل ہوئی، پھر صدیقہ آنٹی اور عائزہ بیگم مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ بھائی واہ کیا لڑکی ہے، سچ مچ میں نے اس کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ ریئلی ایسا لگ رہا تھا گویا چاند مجسم ہو کر زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مسرت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ چاند؟ تمہیں معلوم ہے چاند میں بھی داغ ہوتا ہے؟ وہ سخت طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ چاند میں داغ ہوتا ہے مگر اس چاند کو داغدار کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ عائزہ کوئی ادھار رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کو اپنے باپ کے اعمال کی سزا ملی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ خود سے کیے گئے فیصلوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ؟ ہم خوشی خوشی آپ کو پرپوزل دے آئے ہیں اور آپ وہی باتیں کر رہے ہیں بھائی۔ ہانیہ ان ماں بیٹے کے درمیان سختی دیکھ کر افسردگی سے بولی۔ آپس میں اختلافات بڑھانے سے پہلے بہتر یہی ہے کہ ہمیں ان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بیٹی والے ہیں، پھر یہ معاملہ، یہ رشتہ بے حد نازک ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ صدیقہ بیگم نے عائزہ کے بگڑتے موڈ اور میکائل کی بے بسی کو دیکھ کر بردباری سے سمجھایا۔ جس انداز میں مما نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا ہوگا، میں نہیں مانتا وہ لوگ انکار کریں گے کہ مما نے مجھے مجرم ثابت کر دیا ہوگا۔ اس کا لہجہ مؤدب تھا مگر لہجے میں شکایت و شکستگی نمایاں تھی۔ جرم تو آپ سے بہت بڑا ہوا ہے، جس کا سد باب یہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ میری دعا ہے آخرت میں میری اور آپ کی کوئی پکڑ نہ ہو۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں، اگر سچائی کے ساتھ اللہ خوف دل میں رکھ کر اپنے اس فعل پر غور کریں گے تو سچ و حق کا پتہ چل جائے گا۔ وہ جتنی خوشی سے آئی تھی اتنی ہی افسردہ ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میکائل ان کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں بھی عائزہ کے پیچھے چلی گئی۔ اس کی کنپٹیاں درد کرنے لگی۔ اس نے اس نہج پر نہیں سوچا تھا۔ زندگی سے بھر کر پیار کرنے والی ماں کا اتنی شدت سے بدل جانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سگے رشتوں میں صرف ایک ماں ہی تو تھی۔ اس کے باپ نے کبھی بھول کر بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کو باپ کی پرواہ تھی بھی نہیں کہ اس کے لیے سب کچھ صرف اس کی ماں تھی۔ تم اگر اسی طرح کمرے میں بند ہو کر دیوانوں سے سر پھوڑتے رہے تو کوئی سیریس پرابلم کریٹ کر بیٹھو گے۔ موسیٰ اس کے کمرے میں آ کر سنجیدگی سے بولا، کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مما جو چاہتی ہیں اس کے لیے دل نہیں مانتا۔ مما پر وہ لڑکی کسی اسیب کی مانند سوار ہو گئی ہیں۔ مجھ سے جدا ہونے کو تیار ہیں مگر اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ پھر میری مانو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے فیصلے سچے اور حق پر ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بھی حق عدولی نہیں کرتا۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں کہا، میری برسوں کی محنت اور ریاضت پانی بن کر بہہ گئی۔ میں نے سوچا تھا جب مما کو بتاؤں گا میں نے آپ کی بہن کے قاتل سے انتقام لے لیا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گی۔ میری محبت ان کے دل میں پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر فخر کریں گی کہ ان کے بھائیوں نے امریکہ جا کر کوئی رابطہ نہ رکھا مگر ان کے بیٹے نے بدلہ چکا دیا۔ مگر شدت جذبات سے اس کی آواز بھاری ہونے لگی تو وہ چپ ہو گیا۔ کچھ اللہ کے بندے اتنے نیک و صابر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے نقصان کو صرف اللہ کی رضا و قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انہی نیک لوگوں کی صف میں آنٹی بھی آتی ہیں جو اپنی ہر خواہش اللہ ہی سے پورا کرانا چاہتی ہیں۔ تم اپنا آپ معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرو اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ لیزا کی زندگی جیسے کسی خول میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ کام گو وہ پہلے ہی سے تھی، اب تو گویا بولنا ہی بھول گئی تھی۔ خاموشی سے گھر کے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ حالانکہ گھر میں 2 ملازمائیں موجود تھی مگر وہ گھر کی آرائش و زیبائش میں لگی رہتی تھی۔ اس دوران سفیر اور اس کے والدین نے کئی بار اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن عروسہ بیگم اور شرجیل نے کسی صورت بھی ان کی بات نہیں مانی تھی اور وہ لوگ ناراض ہو کر بلکہ پھر سے تمام رشتے اور تعلق ختم کر کے چلے گئے تھے۔ دوسری طرف میکائل کی والدہ اکثر کالز کرتی رہتی۔ وہ شدت سے عروسہ بیگم کی عدت ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ پھر منہ میٹھا کر کے منگنی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے۔
ان کی عدت ختم ہونے میں صرف چند ہی دن باقی تھے۔ عروسہ اور شرجیل اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لائے تھے۔ ایک ہفتے بعد عروسہ بیگم کی عدت ختم ہوئی اور اسی روز اس کی کمپنی سے ٹرانسفر لیٹر آ گیا تھا۔ اس کو 1 ماہ بعد یہاں سے چلے جانا تھا۔ شرجیل زبردستی مما کے ساتھ اس کو بھی پارک لے آیا تھا۔ موسم گرما کی گھٹن زدہ گرم شام پارک کی ٹھنڈی فضاؤں میں خاصی بہتر لگ رہی تھی۔ عروسہ بیگم جو کئی ماہ عدت میں گزار کر باہر آئی تھی، ان کو پارک میں آ کر بڑا سکون و قرار ملا تھا، جبکہ لیزا بے سکون اور بے چین ہو گئی تھی۔ لیزا، آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا یہاں آ کر؟ انہوں نے اس کو گمسم دیکھ کر استفسار کیا۔ کیا اچھا فیل ہوگا مما؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سب لوگ میری طرف دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو، یہ ہے وہ لڑکی جو شادی والی رات پارلر سے بھاگ گئی تھی، اس کی وجہ ہی سے اس کے باپ کی جان گئی، اور اب دیکھو کتنی بے حیائی سے گھوم رہی ہے، وہ روحان سی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں فضول سوچوں کے دل میں جگہ دے رہی ہو؟ ہر کوئی خود میں مگن ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، پھر کسی کو کیا معلوم آپ کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے۔ نہیں مما، مجھے لگتا ہے لوگ میرے بارے میں سب جانتے ہیں، میرے چہرے پر ان کو سب لکھا نظر آتا ہے۔ دیکھیے دیکھیے، سب میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے اندر کچھ تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ واپسی کے بعد سے جیسے حد سے زیادہ کم گو تنہائی پسندی، لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانا اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حالانکہ لوگوں کا رویہ نارمل تھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر جو حادثہ اس پر گزرا تھا اس نے اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ وہ اپنی نظر سے ہی سب کو دیکھنے لگی تھی۔ لیزا لیزا، ایسا کچھ نہیں ہے، ریلیکس ہو جاؤ، انہوں نے پیار سے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو مارے گھبراہٹ کے چہرہ شال میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی چلیں یہاں سے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا یہاں مجھے، چلتے ہیں، ہم یہاں کچھ دیر تازہ ہوا میں بیٹھنے آئے ہیں۔ مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے جانا ہے بھائی۔ وہ سراسیما کی کیفیت کا شکار ہوئی۔ ان لوگوں کی ہزارہ کوشش کے باوجود اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ بلا آخر وہ لوگ جلد ہی گھر لوٹ آئے تھے۔ لیزا اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی اور ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب کبھی گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ لیزا کا یہ رویہ ان دونوں کو بے حد پریشان کر گیا تھا۔ وہ بری طرح سے خوف اور احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ لوگوں کی دل خراش باتیں اور بالخصوص سفیر اور اس کے والدین کی بدسلوکی اور جارحانہ انداز نے اس کے اعتماد کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ ہمیں لیزا کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، معاشرے سے کٹ کر کوئی نہیں رہ سکتا، پوری زندگی پڑی ہے، یہی حال رہا تو کس طرح سے لوگوں میں سروائیو کر پائے گی۔ عروسہ بیگم کو فکر ہو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ کس طرح بیٹا؟ اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا ہے اس کو نارمل روٹین میں واپس لوٹنے میں ایک طویل مدت چاہیے۔ جی، کہہ تو آپ درست رہی ہیں، اور پھر آئزہ بہن کی کالز کی کئی بار آ چکی ہیں، ان کا یہی اصرار ہے کہ وہ جلد از جلد مٹھائی لے کر آنا چاہ رہی ہیں۔ اول تو وہ راضی ہی نہیں ہو رہی اس رشتے کے لیے، دوسرا اس کی مینٹلی کنڈیشن جو آج دیکھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کس کروٹ میں اونٹ بیٹھے گا۔ وہ سخت مضطرب دکھائی دینے لگی۔ اکلوتی بیٹی کا مستقبل تاریخ دکھائی دینے لگا تھا۔ کاش کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ گناہ ایسا بیج ہے جس کی فصل نسلوں کو کاٹنی پڑتی ہے۔ جس طرح فراز کی غلطیوں کا کفارہ میری بچی بھگت رہی ہے اور خود بھی سزا گزار کر گزر گئے ہیں۔ ارے چھوڑیے مما، آپ نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک گہری سانس لے کر وہ گویا ہوا، اللہ سے یہی دعا ہے جلد از جلد سب ٹھیک ہو جائے، میری زندگی میں آپ کے اور لیزا کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ با حوصلہ با ہمت پایا ہے مما۔ ڈیڈی کی سخت گیر طبیعت کے باوجود کبھی آپ کمزور نہ دکھائی دی، اور اب ان چند ماہ میں آپ بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہیں۔ اس کی بات پر وہ صرف مسکرا کر رہ گئی کہ کیا بتاتی۔ خاوند کی ہرجائی طبیعت کے انکشاف نے ان کے اندر ویرانیاں سمو دی تھی۔ کمرے میں آویزاں سپلٹ کمرے کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ اس ٹھنڈے اور تاریک ماحول میں وہ بے چین و بے کل سا کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کو بستر بھی سکون نہیں دے رہا تھا۔ اس نے زندگی بے سکونی میں ہی گزاری تھی۔
पहले अफान से बदला लेने का जुनून जिंदगी बन गया था। यह बदला फकत खाला के लिए नहीं था, बल्कि हर उस नादान और मासूम औरत का बदला था जो अफान जैसे बद किरदारों अयाश मर्दों के जाल में फंस कर सब कुछ लुटा बैठती हैं। उसने ये सब बेहद नेक नियति से किया था कि उसका मकसद सिर्फ ऐसे मर्दों को सबक सिखाना था जो मासूम लड़कियों को गलत इस्तेमाल करते हैं, और उसका तीर निशाने पर लगा भी था। मगर ना मालूम कहाँ और कैसे ऐसी क्या गलती हुई कि सब कुछ उलट कर रह गया। कुदरत का कानून अपने हाथ में लेकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी कांटों से भर दी है। आज शाम ही मम्मा उससे दुख भरे लहजे में मुखातिब हुई थी। वो लड़की पहले ही अपने बाप की नफरतों जुल्म का शिकार थी। जिंदगी पहले ही उससे रूठी हुई थी। अब तो ये आलम हो गया है कि वो बच्ची घर से बाहर नहीं निकलती। किसी का सामना करना तो दूर की बात, वो तो एक से बहुत खौफजदा रहने लगी है। एक बार, सिर्फ एक बार उस लड़की की जगह खुद को रख कर सोचिए। सोचिए हर किसी की निगाहों का किस तरह सामना करना पड़ता है। कैसी कैसी बातें दिलो निगाह कर देती हैं। उफ, मैंने जब से अरूसा बहन से ये सब सुना है, मैं आपसे ज्यादा खुद को मुजरिम समझ रही हूँ कि मैं आपसे क्यों इस कदर गाफिल रही कि इतना कुछ हो गया और मैं महसूस ही नहीं कर पाई कि मेरा बेटा किन राहों पर चल निकला है। मम्मा का रंधा हुआ लहजा शर्मसारी और पछतावों से चूर था। वो रुकी नहीं थी, फौरन चली गई थी, और वो बंद होते दरवाजे की धमक कई लम्हों तक दम खुद सुनता रहा था। माँ के भीगे लहजे ने उसके पत्थर दिल को नम कर दिया था, और ये नमी उसके अंदर की खुश्क साली को तर करने लगी थी। पहली बार उसने मुहासबा किया था अपने इंतकाम का, अपने अमल का। माँ के कहने के मुताबिक उस लड़की के एहसासातों जज्बात को इंसानियत की निगाहों से परखा तो सन्नाटे में रह गया। उसको एहसास हुआ उसने बहुत गलत कदम उठा लिया था। एक मजबूत और दलेर मर्द होने के बावजूद वो खुद को ऐसी सिचुएशन को फेस करने के काबिल नहीं समझ रहा था। तो फिर वो तो एक कमजोर और बेजरर सी लड़की थी, जिसका किसी बदले और इंतकाम से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था, जिसको कुछ इल्म ही नहीं था। जिस पल ये अदराक हुआ कि उससे ये सब गलत हुआ है, वो बेकुल और बेचैन हो गया था। उसकी तमाम नाराजी जायज लगने लगी थी। मैं अपने मौकफ से हटा नहीं हूँ। मैंने उस शख्स के साथ जो किया बेहतर किया। वो इसी सलूक का मुस्तहिक था। ऐसे मर्द इस तरह के सलूक के हकदार होते हैं। मगर शायद कुछ गलत जरूर हुआ है, लेकिन अल्लाह गवाह है मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैंने उस लड़की को दुश्मन की बेटी जरूर समझा, मगर किसी सस्ते इंतकाम का मुजाहिरा नहीं किया। हाथों से छूना तो दूर की बात, मैंने ऐसी वैसी निगाह बिना डाली उस पर। वो जैसी आई वैसे ही गई। वो उठकर बैठ गया था। ठंडक के बावजूद वो पसीने में शराबूर दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया था। टन 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 फोन की बेल बार बार बज रही थी। वो घर पर तन्हा थी। शर्जील और अरूसा घर का सामान और राशन लेने गए हुए थे। फोन था कि बजा जा रहा था। वो कई लम्हों से फोन के पास खड़ी गुमगू की कैफियत में थी कि फोन उठाए या नहीं। अरसा हुआ उसने फोन सुनना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ कोई मुस्तकिल मजाजी से फोन कर रहा था। बिला आखिर उसे रिसीवर उठाना ही पड़ा था। लिजा, मेरी जान, समझ गया था तुम तन्हा हो घर में, तब ही कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, क्योंकि आंटी और शर्जील फौरन कॉल पिक करते हैं। सफीर की आवाज में तमस्खरानापन था। उसका ताल्लुक उसका हलक तक कड़वा हो गया था। क्यों कॉल की है? इतना अजनबी लहजा, इस कदर गुस्सा? ची 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 ची, काम की बात करो। वो भड़की। काम की बात? वो बेसाख्ता हंसने लगा। तुमसे क्या काम की बात की जा सकती है? फिर मैं फोन रख रही हूँ, प्लीज फोन बंद मत करना। कितने अरसे बाद तुम्हारी हयात अफरोज बात सुनकर सुकून मिल रहा है। दिल बाग बाग हो रहा है। आपने ये बकवास करने के लिए फोन किया है? ये बकवास नहीं, मेरे दिल की आवाज है। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। इम्पॉसिबल। अब आप यहाँ कदम भी नहीं रख सकते। तुम भूल रही हो शायद। वो तंजिया हंसने लगा। तुम्हारे घर की तमाम डुप्लीकेट्स कीज मेरे पास हैं। अब तुम मरते दम तक अपनी मर्जी से मेरे घर में नहीं आ सकते। कौन रोकेगा मुझे? इस घर के तमाम लॉकर्स बदले जा चुके हैं। ओह चलो जाने दो फालतू बातों को। मैं मम्मी को भेज रहा हूँ। आंटी की इद्दत पूरी हो गई है। अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। अब ये शादी कभी नहीं हो सकती। अरे भाई, इतनी नफरतों बेगानगी से तो बात ना करो। किसने कहा ये शादी नहीं हो सकती? मैं बारात लेकर आऊंगा। कौन रोकेगा मुझे?
ये ख्वाब में तो पॉसिबल होगा, हकीकत में हरगिज नहीं। चैलेंज कर रही हो मुझे? उसकी मुस्कुराती आवाज गराहट में तब्दील हुई। सच कह रही हूँ, आइंदा कॉल मत कीजिएगा। तुम समझती क्या हो खुद को? औकात क्या है तुम्हारी? मैं किसी के झूठे बर्तन में खाना पसंद नहीं करता। फिर तुम तो फिर क्यों मरे जा रहे हो मेरे लिए? छोड़ दो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। क्यों बार बार तंग कर रहे हो? यही जिद तो तोड़नी है तुम्हारी। सब कुछ गिनवा कर भी तुम्हारा गरूर पहले दिन की तरह मौजूद है। अकड़ तो तुम्हारी ऐसी है जैसे तुम्हें किसी ने छुआ ही नहीं हो। तुम्हारा ये गरूर मैं पाश पाश करूंगा। वो धमकियां दे रहा था। लीजा ने फौरन फोन बंद कर दिया था। चलो मोहसिन, मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं। खुद पाबंद रहते हैं, उसे आजाद रखते हैं। हमारे खून में रब ने यही तासीर रखी है। बुराई भूल जाते हैं, अच्छाई याद रखते हैं। अरे, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मेरे कानों ने गलत तो नहीं सुना? मूसा मारे हैरत के उछल कर खड़ा हुआ तो उसकी बात सुनकर। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की जो तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। वो अपनी बात के रद्दे अमल पर आज हद संजीदगी से गोया हुआ। ये अनहोनी बात ही है। कल तक तो तुम जिस लड़की का नाम तक सुनने के रवादार नहीं थे, आज उससे शादी करने पर रजामंद हो गए हो। तरस खा रहे हो उस पर? आई डोंट नो, उसने आंखें बंद करते हुए बेतासुर लहजे में कहा। तुम शायद जानते नहीं, तुम्हें जानना होगा कि शादी उम्र भर निभाने वाला बंधन होता है, जिसमें होशो हवास का कायम होना और साथ ही दिल लगाओ जज्बों का ताल्लुक भी होना जरूरी है। वो सोफे पर उसके करीब बैठ गया था। फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मम्मा को देखता हूं तो खुद को मुजरिम समझता हूं। उस लड़की का ख्याल आता है तो अपना ही तसव्वुर दिखाई देता है। मुझे महसूस होता है जहन्नुम में फंस गया हूं, जो किसी पल किसी लम्हे सुकून लेने नहीं दे रहा। उसने उसको देखकर खासे परेशान कुन लहजे में कहा। रिलैक्स यार, तुम कुछ ज्यादा ही टेंस दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बेमकसद होकर रह गई है। क्यों बेमकसद होकर रह गई है? फजूल बातें नहीं करो। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, सब भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। उस लड़की लीजा के बारे में तुमने संजीदगी से सोचा है? तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी जिंदगी में कभी भी किसी लड़की का अमल दखल नहीं रहा। मम्मा किसी भी लड़की को बहू बनाकर ले आती, मुझे कोई एतराज नहीं होता। मगर मगर लीजा को मजबूरन कबूल कर रहे हो, यही कहना चाहते हो ना? और क्या कहूँ? आगे कुआं और पीछे खाई वाली मिसाल है। उसने गहरी सांस ली। लेकिन इस तरह कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती मेरी जान। जिंदगी कैसे गुजारते हैं मैं नहीं जान। जिस बदले की आग में चलकर मैंने जिंदगी गुजारी वो सब रायगा गई, बल्कि मैं उल्टा मुजरिम बन गया और उसकी पादाश में मैं ये सजा भुगतने को तैयार हूँ। नहीं मेरे भाई, मेरी जान, ये कैसे हो सकता है कि तुम शादी के नाम पर सजा भुगतो? पहले से बेरंगो जिंदगी को और बदरंग कर लो। उसने उसे गले लगाते हुए अपनायत से कहा। मैं मम्मा की खुशी की खातिर जहर भी पीने को तैयार हूँ। मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा उनकी खुशियाँ अजीज हैं। जो वो कहेंगी मैं वही करूंगा। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही अपसेट दिखाई दे रहे हो। वो बाहर की तरोताजा हवा में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम खुद को फ्रेश महसूस करोगे। तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। अजीब उकताया हुआ बेजार लहजा साफ जाहिर कर रहा था कि वो खुद को किस कदर तन्हा और बेबस महसूस कर रहा है। इतना टूटा बिखरा हुआ वो कभी नहीं लगा था। अब मैं सोचता हूँ ये सब करने से बेहतर था उस फसाद की जड़ को ही खत्म कर देता, गोलियां मार देता। जिस दुख से मेरा खानदान गुजरा वो दुख उसको महसूस कराने के लिए ऐसी लंबी प्लानिंग करनी पड़ी मुझे, जो मेरे गले का ढोल बन गई है, जिसको दिल चाहे ना चाहे बजाना पड़ेगा। वो सर झटक कर गुस्से से गोया हुआ। कत्ल कर देते और फांसी के फंदे पर झूल जाते और हम सबको जीते जी मार जाते। ये नहीं सोचा तुमने मैंने क्या किया था? मुआशरे को बेरा रवि से रोकने के लिए एक सबक देना चाहा था, समझाना चाहा था कि गलत करोगे तो मकाफात अमल से गुजरना पड़ेगा, जो बोया वही काटना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुमने जो किया नेक नियति से किया। हमारे अमल का दारो मदार हमारी नीयत से होता है। तुमने जो किया इसमें मुकम्मल कामयाब हुए, लेकिन बात कंप्लीट करो। मुकद्दर भी तो आसमान पर ही लिखे होते हैं ना, लोग सिर्फ जरिया बनते हैं। इस पर यकीन है ना तुम्हें? वो हिचकिचा कर बोला। मुकद्दर, नसीब, किस्मत, किसी पर भी एतबार नहीं रहा अब। ना उम्मीदी की बातें तुम पर सूट नहीं करती। मैं मायूस नहीं हूँ। फिर ये सब क्या है? तुम तो मरते हुए को अपना हौसला अफजा बातों से जिंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर देते थे। अब खुद ऐसी बातें कर रहे हो। मूसा उसके गम में दीवाना हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या?
तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी तो ना करो, मैं आंटी को किसी भी तरह हैंडल कर लूंगा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। मुसापुर अजम लहजे में कहा, जो हो रहा है वो होने दो, हकीकत ये है कि मैं मम्मा की शिकस्त किसी तौर नहीं चाहता, दिल का क्या है, सिर्फ माँ को राजी होना चाहिए। अरूसा और शर्जील ग्रोसरी से वापस आए तो लिजा को बहुत खामोशो गुमसुम पाया। उसकी सूजी हुई आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थी। वो सामान उठा रही थी। माँ उन्होंने कहा, आप रोई हैं, क्या हुआ है? हम तो आपको ठीक ठाक छोड़ कर गए थे। उसके शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत से गोया हुई तो वो मजीद जब्त ना रखते हुए उनसे लिपट कर रो दी। अरे अरे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? मगर किसने? वो बिना कुछ कहे रो रही थी। अरूसा परेशान हो गई। लिजा, क्या किसी की कॉल आई थी बेटा? इस तरह मत रो, शर्जील ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो वो सफीर से होने वाली गुफ्तगू दोहरा गई। लफ्ज ब लफ्ज सब बता दिया। उसको जुर्रत कैसे हुई कॉल करने की? जब सब ताल्लुक टूट गए हैं तो फिर यहाँ कॉल करके बकवास करने की क्या जरूरत है? शर्जील गमो गुस्से से गोया हुआ। मैं अभी जाकर बताता हूँ इसको कि उसने तुमसे बकवास करने की जुर्रत कैसे की। वो तुम्हें लावारिस किस तरह समझ सकता है? जो चाहेगा वो करेगा। शर्जील मारे गुस्से से आगे बढ़ा था, तभी लिजा ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं आपको झगड़ा करने नहीं जाने दूंगी, वो बहुत खतरनाक है। जिस भाई की बहन को इस तरह डिग्रेड किया जाए, उस भाई से ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा बाजू छोड़ो लिजा। लिजा ठीक कहती है बेटा, लड़ाई झगड़ा करना अपना ही तमाशा बनवाना है और वो लोग यही चाहते हैं कि हर बार हमारा तमाशा लोग देखें। अरूसा बेगम ने भी आगे बढ़कर उसको समझाने की कोशिश की। अगर मैंने उसे इसकी बकवास का मजा ना चखाया तो वो कुछ भी कर सकता है। आज कॉल की है, कल खुद यहाँ आ जाएगा। फिर मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। भरे भाई के रूबरू ये वाकया रखेंगे, वो खुद ही सफेद की बदतमीजियों का नोटिस लेंगे। वो खुद लिजा को जिंदा दफन करने का इरादा रखते थे। वो किस मुंह से उसकी हमायत में कुछ इंसाफ की बात करेंगे, ये सोचिए आप। उनके दरमियान खामोशी की दीवार धार आई और कुछ तो उनके दरमियान खामोशी की दीवार धार आई और कुछ वक्फे के बाद वो गोया हुई। ये सब उनके नोटिस में लाना जरूरी है। शायद अभी खून इतना सफेद ना हुआ हो उनका। छोटे मरहूम भाई का कुछ तो लिहाज उनके दिल में मौजूद होगा। लिजा ने उनको बहुत रोकना चाहा, मगर वो उसको दरवाजे बंद रखने का कहकर चले गए और वो दुआएं मांगने लगी थी। वहां जाकर उन सब को हस्बे तवक्का उनके तकलीफ दे रवैये का सामना करना पड़ा था। पहले तो बड़े तकब्बुराना अंदाज में उनकी आमद पर हैरत और नापसंदीदगी का इजहार किया गया। फिर उनकी वजह आमद सुनकर जीनत बेगम और बहाज साहिब के मजाज बिगड़ गए थे। वो किसी सूरत उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वाह भाई वाह, क्या खूब तुम लोगों ने उस लड़की को ठिकाने लगाने की राह निकाली है। बड़ी प्लानिंग से मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाने आए हो। बात असल ये है कि बेगम, इन लोगों को मालूम हो गया है सफीर की अगले हफ्ते शादी तय हो गई है। ये लोग यही सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए, रो धोकर हम लोग सवाली बनकर फिर इनकी दहलीज पर जाएंगे। लेकिन जब मालूम हुआ कि यहाँ फांसा ही पलट गया है तो उन्होंने ये चाल चल दी। बड़े भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? सफीर की शादी की तो हमें खबर ही नहीं है। कहाँ है सफरी? बुलाएं इसको और मालूम करें हम झूठ कह रहे हैं या सच। अभी मालूम हो जाएगा। उनके अंदाज पर वो हक दक रह गई थी। हम मर कर भी ये बात नहीं मान सकते। हमारा बच्चा अपनी होने वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। अब भी उसके साथ शॉपिंग पर गया हुआ है। निकल जाओ यहाँ से और इस आवारा लड़की के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। कुछ तो मरहूम भाई का ही ख्याल करें आप लोग। कैसी बातें कर रहे हैं? अरूसा उनके हद तक अमेज सलूक पर आपदिदा हुई। ये लोग ख्याल करेंगे मरहूम भाई का? मम्मा, वो अरूसा का हाथ थाम कर खड़ा हुआ और नफरत से गोया हुआ। जिनको जिंदा लोगों के एहसासात का ख्याल नहीं है, वो मुर्दा का क्या ख्याल करेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी बहन को ऐसे लोगों से महफूज रखा है जिनके दिलों में रिश्तों का एहतराम नहीं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है इस तरह बकवास करते हुए? शुरुआत तो आप लोगों ने ही की है ना। मैं फिर भी लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आप लोग अजबर कर लें, सफीर ने दोबारा ऐसी कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो आप लोगों के सामने उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उसके लहजे में कुछ ऐसी जारहियत थी कि वो दोनों कुछ कह ना सके और चुपचाप उनको जाते हुए देखते रह गए। उनके जाने के बाद जीनत ने सफीर को बुलाया और सफीर जो छुपकर खड़ा सब सुन रहा था फौरन ही उनके पास आ गया। बहुत दिल बाग बाग हो गया होगा।
हमारी बेइज्जती कराकर इस 2 कौड़ी के लड़के के हाथों। जीनत उसको घूरते हुए तंजन बोली, जरूरत क्या पड़ गई थी तुम्हें थूक को चाटने की? वहाज साहिब गुस्से से बोले, उन लोगों के सामने तो उन्होंने बेटे का भरम रख लिया था, वरना वो उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। मारिया को खबर हो जाए तो कितना झगड़ा करेगी वो, और खुदा ना खास्ता शादी से इनकार कर दिया उसने तो फिर क्या करोगे? पहले ही रसवाई कम हुई है। जीनत बेगम जो बेटे के हर फेल से आगाह थी, अरूसा बेगम और शर्जील के सामने वो झूठ दर झूठ कहकर बेटे का दफा करती रही थी, और उन माँ बेटे के सामने अपनी सुबह की बिल्कुल गवारा नहीं थी। अब वो उसकी क्लास ले रही थी। अब भी उनकी बातों में आ गई हैं, वो ढटाई से गोया हुआ। बातों में वो आ जाते हैं जो बेखबर होते हैं। मैंने खुद आपको कॉल करते सुना था। मैं इसलिए मुत्तमिन हो गई थी कि वहां किसी की जुर्रत नहीं होगी जवाब देने की, मगर वो माँ बेटे इस तरह दनदनाते चले आए जैसे उनकी बहन भागी ना हो। बड़ी नेक और पारसा बेचारी। कुछ भी हो, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर छोड़ूंगा नहीं लीजा को। वो हथेली पर मुक्का मारते हुए हट दर्मी से गोया हुआ। आप अब लीजा की नहीं मारिया की फिक्र करें। वो एक मॉडर्न और एडवांस लड़की है जो अपने हक के लिए तन्हा ही दुनिया इधर से उधर कर सकती है। फिर मैं अपने भाई भाभी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो सारी रिश्तेदारी बलाए ताक रखकर हम में से किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जीनत के लहजे में खौफ था। जिंदगी क्या है आपा? कतरा कतरा पिघलने वाला मोम, लम्हा लम्हा बहने वाली बर्फ, पल पल रगो जाम में उठने वाली ठेस। ना मालूम वो वक्त कहाँ खो गया और कैसे खो गया। आयजा और सदीका बेड पर दराज हालो माजी की भूल भुलैयों में गुम महवे गुफ्तगू थी। दोनों की आंखों में माजी की कंदीलें रोशन थी। आपा, हमारा ताल्लुक मतवसत घराने से था। अब्बा कस्टम में आला ओहदे पर फाइज थे, मगर नाजायज कमाई का तो सवाल ही पैदा नहीं था। रिश्वत लेना और देना दोनों ही उनके लिए गुनाह अजीम थी। फिर अम्मा भी दीन के मामले में अब्बा से ज्यादा कट्टर थी। कफायत शारी और सलीका उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। हालात जो भी रहे हों, लेकिन अम्मा ने कभी भी तंग दस्ती का रोना नहीं रोया। क्या नहायत सुगरपन से घर भी बसाए रखा और हमारे अंदर किसी किस्म के एहसास महरूमी को बेदार भी नहीं होने दिया था। ये एक अच्छी औरत के ही गुण होते हैं, जो कम से कम में भी गुजारा करके घर को जन्नत बनाकर रखती है। मेरी माँ भी एक साबरो शाकर औरत थी, मगर मेरी माँ को लोग अच्छे नहीं मिले। रवायती ससुराल मिला, लड़ाका सास, झगड़ालू नंदे, खिदमत कराते देवर और बात बे बात शक करता शोहर। मेरी माँ की जिंदगी बॉल बनकर गुजरी थी, जहाँ उसको हर वक्त लाते ही खाने को मिलती थी। खुद वो किसी के लिए कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना कर लें। सदीका की आंखों के गोशे नम होने लगे। माजी के कुछ गोशे इस कदर बदसूरत होते हैं कि उनको हमेशा हिजाब में छुपा कर रखना पड़ता है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो हिजाब आज खुद उतरने लगता है। जिस घर में बाप बीबी और बच्चों को अहमियत ना दे, वहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमारी भी वहाँ कोई जगह नहीं थी। मैं और सादी भाई सारा दिन नौकरों की तरह घर के अंदर और बाहर के काम किया करते थे। फिर एक दिन माँ हमें मदरसे और स्कूल दाखिल करा आई और हम बहुत खुश थे। सादी भाई को पुलिस बेहद पसंद थी और वो खुद पुलिसमैन बनना चाहते थे, ताकि बाबा समेत सब घर वालों को पकड़कर जेल में डाल दें। तो जब हम सब पर इतना जुल्म करते थे, कहते हुए वो हंस दी, तो आयजा ने भी साथ देते हुए कहा, बचपन की बातें और बचपन के ख्वाब अनोखे और मजेदार होते हैं। ये तो है, जो हम हकीकत में कर नहीं सकते वो ख्वाब में कर लेते हैं। वो वक्त भी किसी ना किसी तरह गुजर गया। कहते हैं ख्वाबों की ताबीर नहीं मिलती, मगर मैंने देखा जब हौसले आहन हो, जज्बे फौलाद बन जाएं और अज़्म इस्तकामत पर डट जाएं, तो ख्वाबों को ताबीर भी मिल जाती है, मकसद भी हासिल हो जाता है, इंसान मंजिल हासिल कर लेता है। सादी भाई भी SHO के ओहदे पर फाइज हो गए, मगर उस वक्त दादा दादी और बाबा दुनिया सुधार चुके थे। किसको गिरफ्तार करके जेल में डालते। पुफियां ससुराल चली गई थी, चचा अपनी दुनिया में मगन, और फिर इनको ये अकल आ गई थी कि अपने कितना भी जुल्म करें, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। मगर घर के माहौल का भाई पर असर हुआ। उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की। जब तक जिंदा रहे मूसा और तानिया को दिलो जान से चाहा।
अजहर की डेथ के बाद वो ही हमारा सहारा बन गए थे। एक दर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सही बात है। ये सादी भाई ने अपनों की नफरत और हकारत तले जिंदगी गुजारी तो उन्होंने शादी से तौबा कर ली और आप लोगों की जिंदगी संवार गए। क्या होते हैं ये रिश्ते? कहीं मार देते हैं, कहीं संवार देते हैं। अरे, रिश्तों पर याद आया, फिर हम कब चल रहे हैं? मिठाई लेकर मिकाइल के ससुराल। अब तो अरुसा की इद्दत भी खत्म हो गई है। सदीका बेगम को एकदम ख्याल आया तो चौंक कर इस्तफसार करने लगी। क्या मतलब? आप मिकाइल को नोटिस कर रही हैं? वो किस तरह से गुमसुम होकर रह गया है। इस तरह शादी नहीं होती है अपा। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। राजी है वो, मेरी खातिर, सिर्फ मेरी खातिर। मैं जानती हूँ वो कभी भी मुझको शिकस्त खाते देख नहीं सकता, सो ये फैसला कबूल कर रहा है। तुम भी तो यही चाहती हो ना? उन्होंने तस्दीक चाही। चाहती हूँ, दिलो जान से ख्वाहिश है, मगर मगर अब मिकाइल राजी हुआ तो तुम्हें वसवसे सताने लगे। वो हैरानो परेशान होकर गोया हुई। वसवसे तो सताएंगे ना, मुझे उस लड़की की भी खुशियाँ अजीज हैं और बेटे की भी। मैं दोनों को दुखों में मुब्तला नहीं देख सकती। अच्छा अच्छा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। हौसला मत हारो आयजा, जब एक नेक काम का बेड़ा उठाया है तो पीछे मत हटो। बेशक शुरू शुरू में मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन ये मत भूलो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर मुश्किल के बाद हमें हमारे सब्र का फल मिलता है, मेहनत का समर मिलता है। तुम अल्लाह का नाम लेकर कॉल करके उनसे इजाजत लो। वो तीनों रात के खाने में मसरूफ थे। लीजा और शर्जील के चेहरे पर एतमेनान था, जबकि अरूसा बेगम के बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे पर मसनूईपन था और अंदर ही अंदर वो शदीद इज़्तिराब व तज़ब्ज़ब का शिकार थी। आउटिंग पर चलें लीजा? वो उसके हाथ से चिकन पुलाव की डिश लेता हुआ बोला। सॉरी भाई, मुझे नहीं जाना। वो आहिस्तगी से गोया हुई। क्यों नहीं जाना? आप सब जानते हैं मैं कुछ नहीं जानता और ना लोग कुछ जानते हैं। फिर लोग इस वक्त तक कुछ जान भी नहीं सकते जब तक हम उनको अपने बारे में ना बताएं। आप नहीं समझ सकते ये, क्योंकि मैंने लोगों की निगाहों को सहा है, तानों को सुना है। ये तजुर्बा बिल्कुल अलहदा है। तुम्हारा और मेरा तजुर्बा कोई अलहदा नहीं है कि लोगों की तमस्खराना निगाहों की काट, लफ्जों की मार मैंने भी बर्दाश्त की, बाबा और मम्मा ने भी की। और ये हकीकत है कि उसने चंद लम्हे तौक़्क़ुफ़ के बाद लीजा की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं तुम्हें पार्लर पिक करने गया और वहां मालूम हुआ तुम किसी के साथ जा चुकी हो, उस वक्त मेरा दिल चाहा कि घर जाने की बजाय कार किसी ट्रक से टकरा दूं या खुद समंदर में डूबकर उस जिल्लत और रुसवाई से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा लूं कि घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। उस लम्हे दिलो दिमाग बेकाबू हो गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। वो धीमे लहजे में कह रहा था। उसके रोशन चेहरे पर वो अजियत भरे लम्हात अक्स बनकर उभर आए थे, जिनको देखकर लीजा उस वक्त की होलनाकी से सहम गई थी। मम्मा पापा की मोहब्बत ने मुझे उन तक पहुंचने पर मजबूर किया था। फिर जिंदगी हमारे लिए सजा बन गई थी और तुम्हें ढूंढकर इबरतनाक सजा देना मेरा मिशन बन गया था। फिर कहां कहां ना तलाश किया तुम्हें। एडवांस टेक्नोलॉजी के हरबे भी तमाम इस्तेमाल किए, मगर सब बेसूद साबित हुए थे। अल्लाह जाने उस शख्स ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी जो मुझे हरा दिया। छोड़िए, क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। जो होना था वो हो गया और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैंने खीर पकाई है, ये खाइए। अरूसा जो कुछ बात करना चाह रही थी, मामला तवील होते देखकर खीर सर्व करते हुए गोया हुई। कल हम लोग आउटिंग पर जाएंगे, बस डन हो गया। वो खीर की प्याली थामता हुआ अटल लहजे में गोया हुआ। लेकिन कल तो घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? हमारे यहाँ कौन आएगा मेहमान? लिजा हैरत से बोली। मेहमान क्यों नहीं आ सकते हमारे यहाँ? कौन मेहमान आ रहे हैं मम्मा? शर्जील ने संजीदगी से कहा। मिकाइल के घर वाले। उन्होंने कुन आंखियों से लीजा को देखते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले ही उनकी कॉल आई थी। वो मिठाई लाना चाह रही हैं। कई माह से वो चक्कर लगा रही हैं। बार बार उनको टालना मुझे मुनासिब नहीं लगा, सो मैंने हाँ कहकर कल आने की दावत दे दी है। मेरी मर्जी के बिना आपने हाँ कह दी? खीर का ठंडा शीरीन जायका यखलख्त करवा बन गया था। उसने प्याली वापस मेज पर रख दी थी। मैं पहले भी कई बार आप सबको बता चुकी हूँ और मैं भी आपको हर बार इनकार कर चुकी हूँ। कह चुकी हूँ कि मुझे अपने बाप के कातिल से शादी नहीं करनी, हरगिज नहीं करनी।
कहकर वो उठी और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। ओह, इस लड़की की समझ में किस तरह आएगी ये बात। वो सर पकड़कर बैठ गई। आपको उन लोगों से अभी कुछ टाइम ले लेना चाहिए था। कितना टाइम लूं और कितना इंतजार कराऊं? कई माह से वो लोग हमारी दहलीज के चक्कर काट रहे हैं। अब मुझसे ये नहीं होता। मम्मा, आप गुस्सा ना करें, बीपी शूट कर जाएगा आपका। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। तुम लिजा को समझाओ, वो लड़का तुम्हारे बाप का कातिल नहीं है। तुम्हारा बाप अपने अमालों की पकड़ में आया था। उनका गुस्सा शदीद से शदीद तर हो रहा था। ओके ओके, मैं समझाता हूँ उसे, वो मेरी बात मान जाएगी। प्लीज आप कूल माइंड रहें, खुद को रिलैक्स करें। मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। जिद में तो बिल्कुल परास पर गई है। कल तक जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, आज वो मुझे इनकार कर गई है कि मम्मा मम्मा, अल्लाह के वास्ते इतनी अपसेट ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप उसकी फीलिंग्स भी तो अंडरस्टैंड करें। और अरूसा ने कुछ नहीं कहा और हाथों में सर थाम कर मेज पर रख लिया। मम्मा मम्मा, शर्जील बौखलाकर उनकी तरफ बढ़ा और उनका चेहरा ऊपर किया तो वो बेहोश हो चुकी थी। इसी असना में वहां भागती हुई लिजा भी आ गई थी, जिसने शर्जील की बौखलाई हुई परेशान आवाज सुन ली थी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वो रोना भूलकर माँ की तरफ भरी। मम्मा को संभालो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हमें मम्मा को फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो सख्त परेशान और फिक्रमंद था। माइदा को कॉल करके आयजा बेगम ने खुशखबरी सुनाई थी कि लीजा के घर जाना है मिठाई लेकर कल शाम को। और वो मारे खुशी के कुछ देर बाद ही 10 पाउंड के केक के साथ अपने खामद अब्दुल बासित के हमरा आई थी और आते ही गले लगकर आयजा और सदीका को मुबारकबाद दी थी। और उन सब को लेकर वो मिकाइल के कमरे में आ गई थी, जहां वो कारोबारी काम के सिलसिले में लैपटॉप खोले बैठा था। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। वो भागती हुई आई और पीछे से दोनों बाजू उसकी गर्दन में डालकर उससे लिपट गई। या वहशत, क्या हुआ है? ये मेरे रूम पर अटैक किस जुर्म में? उन सब को वहां हल्ला बोलते देखकर वो सटपटाया। इस जुर्म में शामिल होने वाले आप, जो जुर्म मर्द अपनी जिंदगी में एक बार लाजमी करता है। वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब्दुल बासित ने उससे गले मिलते हुए शरारतन कहा और कमरा कहकों से गूंज उठा था। अब्दुल बासित, आपको मुझे वर्गलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये लड्डू खाकर हजम भी कर चुके हैं और अब भाई के कान भर रहे हैं। वो मिकाइल को केक खिलाते हुए मसनूई खूबसूरती से गोया हुई। मिकाइल मेरी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनको अच्छा बुरा समझाना मेरा फर्ज है। अब्दुल बासित भी बला का शौक मजाज था। वो गाहे बगाए माइदा को तंग करता रहा। माइदा सबका मुंह मीठा कराती रही। घर की खामोशी वहशत भरी फिजा में गोया एकदम ही जिंदगी खिलखिलाती बेदार हुई थी। हर शय से गोया मुसरतें टपकने लगी थी। हंसी कह के सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे, जिनमें सबसे नुमाया चेहरा उसकी माँ का था। पहली बार उसने उनके चेहरे पर पुरसुकून और तमानियत देखी थी। वो इस सुकून और तमानियत का ही तो मुतलाशी था। इस सुकून के लिए वो अपनी जान भी वार सकता था। गुम हो गए हो क्या तसव्वुरे जाना में? मूसा ने उसके कान में सरगोशी की। क्यों, क्या नहीं हो सकता? पहली बार वो शौकी से बोला। ओ माय गॉड, ये तुम बोल रहे हो? आईसाइट वीक हो गई है तुम्हारी? यानी हमारे खुशी और इंबसात के उससे बोला नहीं जा रहा था। मुतजाद मिकाइल आज सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा था। थैंक्स यार, आज तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मम्मा के चेहरे और आंखों की चमक को खुशी में ना देखता तो ये रिश्ता कभी मेरे दिल की दुनिया ना बदल सकता था। वो सच्चाई से बोला। जिस सदके भी किया तुमने हम सब के दिल जीत लिए हैं। भाई, ये थोड़ा केक और खाएं। माइदा ने केक उसकी तरफ बढ़ाया। कितना केक खिलाओगे? मुबारकबाद दे रही हो या सजा? वो केक खाता हुआ मुस्कुरा कर बोला। उसने केक खिला खिलाकर मुलाजमाओं को भी बेजार कर दिया है। अब्दुल बासित उसका दुम छल्ला बना पीछे पीछे चला आया था। आपकी उर्दू कभी अच्छी नहीं होगी। बेजार ही नहीं, खुशबाश कहते हैं। अब तुम्हारे साथ रह रहकर सीख जाऊंगा उर्दू। माइदा, किसको क्या खाना है मालूम करके बताओ, मैं खाना ऑर्डर करूंगा। डिनर का टाइम होने वाला है, मिकाइल ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा।
मायदा इस बात में सर हिलाती हुई चली गई। मायदा बता रही थी भाभी बेहद खूबसूरत हैं। उसकी संजीदगी से अपनी हद में रहने वाला अब्दुल बासत आज उस मुस्कुराहट और नरमी से भरपूर फायदा उठा रहा था। मैं इंसान की खूबसूरती से इंस्पायर नहीं होता, अच्छे मजाज आला इखलाक का हमेशा से कदरदान रहा हूँ। वो संजीदा गोया हुआ। जी जी, आपकी ये बात 100% दुरुस्त है। चेहरे की खूबसूरती आज है, कल हो ना हो, मगर आला इखलाक को उम्दा मजाज तो बदसूरत लोगों को भी खूबसूरत बना दिया करते हैं। मैं जरा मायदा को देख लूं। उसने अभी तक मेन्यू नहीं बताया। उसको संजीदा होते देखकर उसने दुम दबाकर भागने में आफियत जानी। पुरतकल्लुफ खाना बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में तनावल किया गया। खाने के बाद कॉफी का दौर चला। खाने के बाद वो लोग शॉपिंग करने चले गए थे। वो अपने कमरे में आया और अभी चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और इजाजत मिलने पर जो जो अंदर दाखिल हुआ उसको देखकर वो चौंक गया। साहिब, एक जरूरी बात करनी है आपसे। अल्लाह वसाई बहुत परेशान और फिक्रमंद लग रही थी। बोलो, सब खैरियत तो है ना? तुम परेशान क्यों? बात यह है कि आपके हुक्म पर उन बीबी साहिबा पर हमने बेहद सख्तियां की थी। वो हमें किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगी। हम चाहते हैं आपकी शादी से पहले आप हम माँ बेटियों को गांव वापस भेज दें। बड़ी मेहरबानी होगी सरकार। अल्लाह वसाई ने हाथ जोड़ कर कहा था। अरूसा बेगम को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देकर 1 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो दवाओं के जेरे असर बेखबर सो रही थी। लीजा उनके करीब बैठी बेआवाज रो रही थी। माँ अंशरजील ने आहिस्तगी से उसको लाउंज में आने का कहा तो वो उसके पीछे आ गई। रोना हर मसले का हल नहीं होता। उसको अपने करीब बैठाता हुआ शफकत से बोला, मेरी वजह से मम्मा शॉक्ड हुई हैं, उनको रंज हुआ है। आंसू खुद ब खुद ही उसकी आंखों से बह निकले। प्लीज रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके कहने पर उसने जल्दी जल्दी दुपट्टे से चेहरा साफ किया। हाँ, तुम्हारी वजह से मम्मा हार्ट अटैक से बची हैं। तुमने फजूल इनकार करके उनकी शदीद तरीन दिलाजारी की है। उसके लहजे में बरहमी धार आई। आप भी यही कह रहे हैं भाई? मेरा कसूर है सब। मैं अपने माजी की गलतियों पर शर्मसार हूँ। भाई होकर भाई का हक अदा न कर सका, मगर अल्लाह गवाह है, जब से एहसास हुआ है मैं किसी पल तुमसे गाफिल नहीं रहा। चलो फिर भी तुम मुझ पर शक कर सकती हो कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं हूँ, मगर मम्मा तो बचपन से तुम्हारे करीब हैं। उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, खैर ख्वाही की है, और तुम फिर भी उन पर शक कर रही हो कि वो किसी गलत आदमी के हाथ में तुम्हारा हाथ देकर अपना बोझ हल्का करेंगी। नहीं भाई, मुझे आपकी और मम्मा की मोहब्बत पर मुकम्मल भरोसा है। मैं क्यों शक करूंगी? वो उससे लिपट गई। फिर इनकार की वजह? मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल के फैसले कभी पायदार नहीं हुआ करते। फिर मैं क्या करूं भाई? अगर समझती हो हम कभी तुम्हारे बारे में गलत फैसला करेंगे तो अभी इसी वक्त इनकार कर देना, और अगर एतबार है तो फिर ना की गुंजाइश नहीं है। आसानी से फैसले की डोर उसके हाथों में थमा दी थी। रात भर अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लो और सुबह मम्मा को मुत्तला कर देना, लेकिन फैसला खूब सोच समझ कर करना। वो उठ खड़ा हुआ। भाई, मुझे आपका और मम्मा का फैसला कबूल है। वो चंद कदम ही चला था, माँ अन पीछे से उसकी स्पॉट आवाज उभरी। मैंने कहा था खूब सोच समझ कर करना फैसला, जबरदस्ती नहीं है। फैसले फौरन हुआ करते हैं, तवालत तवाजन बिगाड़ देती है, कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। दूसरा दिन बड़ा गहमा गहमी लेकर आया था। वो सारी रात नहीं सो पाई थी। सुबह खासी देर बाद नींद आई थी। जब आंख खुली तो दोपहर हो गई थी। वो उठकर बैठ गई। माँ अरूसा ने आकर उसको गले लगा लिया। सदा खुश रहो, आपने मेरा मान सलामत रखा, मेरी तवक्कात को तोड़ा नहीं। इंशाल्लाह हमारा ये फैसला आपके हक में बेहतर साबित होगा। आप फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वो जिस फुर्ती से आई थी उसी बर्क रफ्तारी से वापस चली गई। वो हैरत से देख रही थी। रात को हॉस्पिटल में लग रहा था वो आखिरी सांसें ले रही हैं। अब वो जिंदगी से भरपूर सांसें ले रही थी। या अल्लाह, बेटियां इतना भारी बोझ क्यों होती हैं? उसकी आंखों से 2 कतरे निकलकर कारपेट पर जज़ब हो गए थे।
अरूसा की ख्वाहिश पर बेहद सादगी और खामोशी से ये दावत एक मियारी रेस्टोरेंट में रखी गई थी। दोनों तरफ से फैमिली मेंबर्स ने शिरकत की थी। शर्जील और अरूसा बेगम ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस नफासत से बाल बनाए संजीदा पुरवकार मिकाइल उन माँ बेटे को खासा भाया था। अरूसा को बेटी के मुकद्दर से शिकवा खत्म हो गया था। वो ग्रे मैक्सी में मलबूस थी जिस पर सिल्वर कलर का फैंसी काम बना हुआ था। दुपट्टा भी सिल्वर काम से झिलमिला रहा था। सिल्वर ज्वेलरी और मेकअप में वो सोफे के दरमियान में बैठी कोई अप्सरा लग रही थी। मायदा उसके करीब बैठी बातें कर रही थी जिसका जवाब उसको हूँ हाँ की सूरत में कभी कभार मिल रहा था। उसके अंदाज में स्पॉटपन था, ना किसी के गम का एहसास ना कोई खुशी के आसार। वो किसी रिपोर्ट की मानद बैठी थी। उसकी दिली कैफियत से बेखबर वो तीनों खवातीन उसको घेरे हुए थी। वो सदीका और आयजा उसकी बलाएं लेते ना थक रही थी। वेटर्स जूस सर्व कर रहे थे। माहौल खासा खुशगवार था। मां अनमंगनी की रस्म अदा करने के लिए मिकाइल को उसके बराबर में बैठा दिया गया तो एक अरसे बाद वो मखसूस महक उसके हवासों पर सवार हुई और उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था। वो तेजी से दूर हुई थी। अरे भाभी, आप डर क्यों रही हैं? करीब आ जाइए, भाई आदम होर हरगिज नहीं है। अलबत्ता आदमजाद जरूर हैं। अब्दुल बासित ने उसकी हरकत नोट करके बेसाख्ता कहा तो सब ही हंस दिए, मगर दूसरे लम्हे सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी।